So, welcome to the first episode of the Satish Show, uh, where we welcome the extraordinary Nari, where women empower each other. We bring out the journey of the ordinary yet strong woman who broke the barrier and dusted all the challenges that try to hold them. Today, we have been joined by Miss Asta Sani, or we say Asta San, as in Japan. She is the founder of the community Japanese Hack, which is a YouTube channel of 45,000 subscribers. And as she described herself, she is an Indian living in Japan who shares her experience and adventure which Japan has to offer. So, welcome, Asta. हाय सौरभ सान, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ. सब ठीक? थैंक यू सो मच फॉर So, इनवाइटिंग मी. it's our pleasure. So, first of all, हम start करते हैं. जैसे आप Japanese culture को इतने अच्छे से देख रहे हैं. So, how one should introduce himself in Japanese? अच्छा, तो मैं अपने आप को जापानीज़ में इंट्रोड्यूस तो करती हूँ. आई डोंट नो हाउ मैनी पीपल हु आर वाचिंग दिस नो जापानीज़, बट Okay, let me introduce myself in Japanese. So, hajime sure. mashite, asta to moshimasu. Indogen desu. Yoroshiku onegai shimasu. Okay. So, हमारे जो हिंदी viewers हैं उसके लिए इसको translate करते हैं एक बार. हाँ जी, तो नमस्ते. मैं आस्था हूँ, इंडियन हूँ, जापान में रहती हूँ और योरोशिकु ओनेगाइशिमासु का अभी तक वैसे मुझे आज तक हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला नहीं है, बट Okay. आप लोगों से मिलके खुशी हुई और आगे भी हम एक दूसरे की हेल्प करते रहें. Okay. कुछ ऐसा. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जापान में आप कितने सालों से हैं अभी? जापान में अभी मुझे 3.5 years हो जाएंगे मार्च में. 3.5 years. अगर जापान की पूरी जर्नी को आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अमेजिंग. जापान आने तक और एक वर्ड में तो नहीं, पर एक लाइन में मैं बोलूं तो ड्रीम्स डू कम ट्रू. ओके. ऐसा मैं सोचती हूँ कि ड्रीम सच होते हैं. तो आप मतलब किस टाइप के ड्रीम्स जो थे जापान ने जो आपको ऑफर किए थे और यहाँ तक पहुँचे हैं अभी? मैं अपने थोड़े से बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँ तो शायद आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे. तो नॉर्मली जैसे आपने भी ये फील किया होगा इंडिया में कि हम जो भी करना चाहते हैं उससे पहले हम पेरेंट्स जो करना चाहते हैं वो ऑप्ट करते हैं. तो मेरे केस में भी जब 10th हुई और 11th में जब मैं गई तो मैं इको की बुक्स लेके आई और बिजनेस स्टडीज़ में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था. ओके. तो मैं बुक्स ले आई, मैंने 2-3 महीने पढ़ाई की और उसके बाद पापा ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम साइंस फील्ड से कुछ करो. तो अब गोल जब आपका नहीं होता है और बहुत कुछ आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर में आगे क्या करना है, तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स जैसा बोले वैसा कर लेना चाहिए. तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा मेरा कोई एम नहीं था, तो पापा चाहते थे तो मैंने फिर साइंस एज़ इट इज़ वो इको और बिज़नेस स्टडीज़ और कॉमर्स की बुक्स मैं एज़ इट इज़ वापस करके आई और फिर साइंस की बुक्स लेके आई और वहीं से साइंस की पढ़ाई स्टार्ट की. फिर उसके बाद 12th हुई तो फिर पापा ने कहा कि मैं चाहता हूँ बीटेक कर लो. तो बीटेक कर ली. तो एडमिशन ओके. तो ले लिया, पर उसके बाद कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था मेरा. खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से पढ़ाई की है तो एम्बेडेड सिस्टम्स और ये सब मुझे बिल्कुल पढ़ तो रही थी मैं, मार्क्स भी मेरे अच्छे खासे आ जाते थे, पर वो अंदर से जो फील होती है कि हाँ हमें कुछ अच्छा लग रहा है वैसा नहीं था. तो जब मैं 3rd ईयर में आई तो 3rd ईयर में मुझे लगा कि मैं उस समय तक मुझे समझ आने लग गया था कि मैं इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब नहीं करना चाहती हूँ एज़ ऑफ ओके. नाउ. उस समय मुझे ऐसा लग रहा था. बाकी इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, पर उस समय मुझे समझ आ गया था कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नहीं करना चाहती हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत इंटरेस्ट था. जैसे महाराष्ट्र जाते हैं हम लोग हर साल इंडिया में, हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उधर. तो महाराष्ट्र जब जाती थी तो वहाँ मराठी में बात करने की कोशिश करना या हर साल जाना तो कुछ नए वर्ड सीख के आना मराठी के. फिर मुझे लगा कि इंग्लिश हो गई, पंजाबी मेरी मदर टंग है ही और मराठी थोड़ी बहुत समझ आने लग गई थी. फिर उसके बाद मुझे लगा कोई फॉरेन लैंग्वेज भी मुझे सीखनी चाहिए. ओके. तो अब आपको पता है कि मेरा कॉलेज कितनी पास था मेरे घर से, 5 मिनट्स पे था, तो ट्रैवलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मैं देखने लगी कौन सी लैंग्वेज सीखें, तो फिर उस समय प्रायोरिटी ये थी कि ट्रैवल ना करना पड़े.
तो Okay. मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट्स पे जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट था। तो Okay. मैंने सोचा जापानीज ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम्म, आउट ऑफ हॉबी मैंने जापानीज पढ़ना स्टार्ट किया था। कुछ ऐसा करियर हम्म, को लेके दिमाग में नहीं था। पर बीटेक उस समय बीटेक बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रही थी। तो मुझे वहां से हम्म, निकलने के लिए नहीं कह सकते, पर कुछ और भी साथ में जो मुझे सूट हम्म, करे उस समय। मुझे ओके, पीस ऑफ माइंड देने के लिए मैंने लैंग्वेज पढ़ना हॉबी हम्म, के, जैसे लोग स्विमिंग ज्वाइन करते हैं या कोई हम्म, स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है, तो मैंने जापानीज पढ़ना तब स्टार्ट किया था। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि इसमें कुछ करियर एज सच बन जाएगा, पर ये पता था कि हाँ, हम्म, एक तो हॉबी हो जाएगी कि कुछ हम्म, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, प्लस हम्म, बीटेक से रिलेटेड अगर मुझे मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे कोई जॉब नहीं करनी है, तो हम्म, जापानीज से रिलेटेड मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी। ओके, तो कुछ ऐसा मेरा जो एम था वो उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो हम्म, मैंने आउट ऑफ हॉबी स्टार्ट किया था एक्चुअली। ओके, ओके, सो हॉबी, बिकॉज वो मतलब आपका जापानीज में घर के पास था, इसलिए आपने वो हॉबी की तरह शुरू किया और आज यहाँ तक हो गया है। हाँ, तो जब स्टार्ट कर लिया तो फिर हम्म, जैसे जैसे अंदर जाती गई और हम्म, पढ़ती गई, तो हम्म, पता नहीं चला कि इंटरेस्ट और हम्म, हॉबी कब हम्म, पैशन बन गया वो रियलाइज नहीं हुआ मुझे। ओके, 1-2 साल में ही मुझे हम्म, बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब मैं हम्म, सुबह शाम पढ़ती थी जापानीज, और फिर हम्म, आपको याद होगा हम्म, हम 4th ईयर में थे तो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आनी शुरू हुई थी। हाँ जी, तो मैं प्लेसमेंट हम्म, में भी नहीं बैठी थी। क्यों? ओके, क्योंकि उस समय मैं एडवांस लेवल कर रही थी जापानीज का, और वो मुझे हम्म, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था पढ़ना कि हम्म, प्लेसमेंट में जाना रोज़, और हम्म, कॉलेज जाना और क्लासेस अटेंड करना, मुझे लग रहा था कि ये मेरा टाइम वेस्ट है, हम्म, बजाए कि मैं एडवांस लेवल अपना कंप्लीट करूँ। तो फिर डाँट भी पड़ती थी, हमें याद होगा आपको, कि प्लेसमेंट में नहीं बैठते हो, तुम्हारे लिए कंपनीज़ हम्म, बुलाई जाती हैं। हम्म, घर वालों का भी प्रेशर होता है आस-पास कि 4th ईयर में आ चुके हम्म, हो, बीटेक खत्म होने वाली है। हम्म, वैसे मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोग मेरे बारे में पूछते हैं, जर्नी बताओ, अपना बैकग्राउंड हाँ, बताओ। आज तक मैंने सोशल मीडिया पे अपने हम्म, बारे में डिटेल में कभी भी शेयर नहीं किया है किसी भी ओके, प्लेटफॉर्म पे। तो ये फर्स्ट टाइम है आज जो मैं शेयर कर रही हूँ। हम्म, ओके, एक सेकंड। सो जैसे आपने बताया कि जापानीज आपको पढ़ने में काफी मजा आ रहा था, तो हम्म, उस टाइम इनिशियल स्टेजेस में तो आपने एज अ पैशन एज अ शौक किया होगा, पर धीरे धीरे हम्म। आपने जैसे मतलब इसको एज अ करियर एज अ अपॉर्चुनिटी देखा, तो ये प्रोसेस क्या था कि जैसे अगर कोई है जो उसी एरिया में रहता है और उसको लगता है कि जापानीज अच्छी है, तो उसके लिए प्रोसेस कैसा है कि एज अ करियर लिया जाया जाए, मतलब उसमें क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, क्या यूनिवर्सिटी जाना होगा, कैसे जॉब मिलनी होगी, कैसे कैसे किया जा हाँ, सकता तो है? अपने चैनल पे मैं स्टेप हम्म, बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है वो बताने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, तो वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। बाकी जापानीज पढ़ते पढ़ते ही वहाँ पर जहाँ मैं हम्म, पढ़ रही थी जिस इंस्टीट्यूट में, ओके, तो वहाँ पर ही मुझे पता चला था, क्योंकि जब जैसा मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ, जैसे कि जब हम्म, बीटेक हुई 4th ईयर में जब मैं हम्म, थी, तो प्लेसमेंट में जब नहीं बैठे और एडवांस लेवल जापानीज का जब चल रहा था, तो उस समय माइंड में ये था कि जापानीज कर लेंगे और इंडिया में ही कुछ ठीक ठाक 30, 40, 50,000 तक की जॉब लग जाए, तो उससे क्या होगा कि माइंड में वो बोझ, जबरदस्ती टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब करने की जरूरत नहीं है, और अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। ओके, तो उस समय तो ये था माइंड में। और कभी भी अब्रॉड जाने का सोचा नहीं था, बाहर कहीं भी, क्योंकि मैं मतलब अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा शेयर करूं तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम। तो ऐसा कुछ दिमाग में कभी ड्रीम्स में भी नहीं था कि बाहर जा सकते हैं इतना पैसा लगा के। तो उस समय यही सोचा था कि इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, और नीम राणा करके एक जगह है, अगर ओके, आपको पता हाँ हो, हाँ, तो उसे ओके, जापानीज जोन कहा जाता है इंडिया हाँ में। जी, वहाँ पर 100 से 200 जापानीज कंपनीज हैं उधर, और अभी और भी सेटअप हो रही हैं। तो ऐसा सोचा था कि वहीं पे जॉब ले लेंगे और नॉर्मल सी लाइफ अपनी स्पेंड करेंगे। तो बाहर ओके, जाने का ऐसा कुछ भी नहीं था, पर जब मैं सीख रही थी तो दिमाग में हर एक के आता है, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, ड्रीम्स देखने के कोई पैसे नहीं लगते। तो उस समय मेरे दिमाग में आता था, यार जापान जा पाऊँ कभी लाइफ में, या कभी शायद ओके, जॉब लग जाए, अर्निंग होगी तो शायद कभी जाऊँ। ऐसे शायद 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 बहुत होता था। पर जब इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी तो वहीं पर ही शिज़ुओका यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है,
तो वो लोग वहाँ पर आए थे अपने प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए, एशिया ब्रिज ओके प्रोग्राम के बारे में ओके। बताने के लिए वो लोग वहाँ आए थे। और कैजुअली जैसे अलग-अलग फेयर्स लगते ही रहते हैं, ग्लोबल फेयर हो गया, कभी प्रगति मैदान में, तो बहुत सारे मैंने अटेंड किए थे। तो ऐसी कोई होप नहीं थी कि हाँ ठीक है, इनका भी सुन लेते हैं, सेमिनार काइंड ऑफ। तो उन्होंने जब बताया कि इस तरीके से स्कॉलरशिप है और ये 100% फ्री स्कॉलरशिप है, ओके। तो मैंने सोचा कि अप्लाई करके क्यों ना देख लिया जाए। तो उस 1 साल था उस पूरी प्रोसेस को, तो 1 साल में ही मुझे ये था कि मेरा एडवांस लेवल भी खत्म हो जाएगा जापानीज़ का। ओके ओके। तो तब तक वो खत्म हुआ और उसी समय एप्लीकेशन खुली और फिर मैंने अप्लाई किया। और फिर वो अलग स्टोरी है वैसे, वो भी मैंने आज ओके। तक किसी के साथ शेयर नहीं की है, हाँ। तो आगे बात करते हैं उसके बारे में भी। बाकी ठीक है ठीक है। तो जापान मतलब जब आप पहुंचे तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? मतलब जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई है, कैसे मतलब कैसा लगा आपको? एक्चुअली जो जिसे कहेंगे हम मिरेकल, जो क्या हाँ। कहते हैं हिंदी में उसको, क्या बोलेंगे कि चमत्कार। चमत्कार। चमत्कार मेरे साथ तब हुआ। अच्छा, ये इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे मम्मी को पता है, मेरे पापा को पता है और मेरे 1-2 जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको पता है, और किसी को ओके। भी नहीं पता है। पर आज मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, ताकि इस जो टॉक शो का मोटिव है, वो यही है कि हम बता सकें कि मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार ओके। होते हैं। तो शायद आपको भी नहीं पता है, कभी हमने पहले पता नहीं डिस्कस किया है या नहीं। तो मैं वहीं से पिक करती हूँ स्टोरी कि मैंने अप्लाई किया इस प्रोग्राम के लिए, और हाइड्रो एनर्जी में अप्लाई किया क्योंकि मेरा ईसीई से थी। तो यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च प्लान भेजना होता है प्रोफ़ेसर को। और मेरी फैमिली में अभी तक कोई भी बाहर नहीं गया था मुझसे पहले। तो मुझे कुछ भी प्रोसेस का आइडिया नहीं था, फाइनेंशियली इतना दिमाग में मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थे कि बाहर जाना है, एकदम से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया। तो कुछ भी प्रोसेस का पता नहीं था, बस ये समझ आया रिसर्च प्लान भेजना होता है प्रोफ़ेसर को, प्रोफ़ेसर की लिस्ट थी उधर। पर ये नहीं मुझे पता था असली प्रोसेस ये होता है कि आपको पहले कॉन्टैक्ट करना होता है, रिसर्च प्लान भेजना होता है, वहाँ से प्रोफ़ेसर का अप्रूवल आता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन के समय अप्लाई करते हो। तो मुझे ये प्रोसेस नहीं पता था, ना किसी ने बताया था, तो ना गाइडेंस थी। तो मैंने सीधा ही एप्लीकेशन जब खुली, बगैर प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट किए, सीधा ही मैंने एप्लीकेशन फ़िल कर दी और रिसर्च प्लान हाइड्रो एनर्जी का खुद ही बनाया, कोई भी रैंडम प्रोफ़ेसर चुना उससे रिलेटेड और उसे भेज दिया। तो ऑब्वियसली मुझे रिजेक्शन आ गया। ओके। क्योंकि प्रोफ़ेसर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, कोई कुछ भी नहीं पता था, उनको मेरे बारे में नहीं, मुझे उनके बारे में नहीं, डायरेक्ट ही भेज दिया। बाकी जो लोग होंगे शायद उन्होंने प्रोफ़ेसर को कॉन्टैक्ट कर लिया होगा ऑलरेडी, और तो उनके चांसेस हाई थे। रिजेक्शन हो गई, खत्म हो गया। मैं अपनी फिर जापानीज़ की पढ़ाई में लग गई। मैंने कहा फिर वही मानेसर में, गुड़गाँव में कहीं जॉब ढूँढ लेंगे, जापानीज़ से रिलेटेड ही कुछ कर लेंगे, और बीटेक की डिग्री तो है ही। तो जिस दिन मतलब ये हो गया, खत्म, एप्लीकेशन खत्म हो चुकी है, रिजेक्शन आ चुका है और फाइनल होने में अभी 10 दिन बचे हैं। मतलब खत्म हो चुका है प्रोसेस। ऑब्वियसली प्रोसेस खत्म मतलब आपका वो चीज़ खत्म। अब आप अपने नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ोगे। तो जिस दिन फाइनल इंटरव्यू था, मतलब कि सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन आ चुकी है। 10 दिन बाद फाइन सेकंड राउंड है। तो उस दिन से 2 रातें पहले, रात को मुझे याद है 11:30 बजे मैंने मोबाइल चेक किया, और उस दिन मैं खोलती हूँ और मेल देखती हूँ, किसी रैंडम प्रोफ़ेसर, आईटी से रिलेटेड प्रोफ़ेसर से मुझे मेल आई हुई है कि वी आर सॉरी टू गेट यू लेट, यू आर आल्सो सिलेक्टेड, बट नॉट इन दैट फील्ड व्हिच यू अप्लाइड फॉर। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो आईटी रिलेटेड फील्ड में आने के लिए? मुझे नहीं पता वो प्रोफ़ेसर भगवान ने भेजा था कि क्या था। तो मेरे पास मेल पड़ी है वैसे, मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि जो चमत्कार होते हैं मैं मानती हूँ उनके बारे में जैसे बताओ तो आधे से ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं। और कुछ मज़ाक उड़ाते हैं और कुछ कहते हैं कि बताना नहीं चाहती। पर वो मैंने सँभाल के रखी है मेल, मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। तो उसमें 2 दिन पहले, वो रात को मुझे 2 रातों पहले मेल आई, और मैं सरप्राइज़ थी। उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू है आईटी वाले प्रोफ़ेसर के साथ, इफ यू आर इंटरेस्टेड।
तो मुझे तो समझ नहीं आया और उस समय वाईफ़ाई भी नहीं था हमारे घर पे। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? फिर मैं जहाँ जापानीज़ पढ़ती थी, वहाँ पर मैंने अपने सर को कॉन्टैक्ट किया कि मेरा तो ऐसे इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, तो क्या मैं आपके इंस्टीट्यूट में आके इंटरव्यू दे सकती हूँ? तो फिर उनका आगे से एसएमएस पे रिप्लाई आया कि सुबह मैं इंस्टीट्यूट खोल मतलब सारे लोग मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव रहे। तो उन्होंने कहा मैं सुबह 7:30 बजे खोल दूँगा इंस्टीट्यूट, तो 8 बजे आप आके क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे आगे है। उस समय शायद 12 साढ़े 12 बजे होंगे इधर। तो फिर वहाँ जाकर मैंने इंटरव्यू दिया अपना और फिर 1 हफ्ते बाद आया कि यू आर फाइनली सिलेक्टेड और अब आप जापान आने की तैयारी कर सकते हो। तो और उस समय मेरे पास स्टोइक भी नहीं था। पता नहीं अब ये बोलना ठीक है कि नहीं मतलब ओके। टोईक नहीं था, टॉफ़ेल नहीं था, आईएलटीएस नहीं दिया हुआ था क्योंकि कुछ पता ही नहीं था प्रोसेस का, तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। उन्होंने कहा था उस समय टोईक नहीं है अगर आपके पास, तो आप किसी भी इंग्लिश प्रोफ़ेसर से लिखवा सकते हो कि आपकी इंग्लिश ठीक है। तो ऐसे ही मेरे जो यहाँ पे लोकल सर थे स्कूल के, उन्होंने लिख दिया था मेरे लिए। बाकी हमारे जो एचओडी थे, उन्होंने रेफ़रेंस लेटर दे दिया था। तो उसी से काम चल गया और फिर इस तरीके से मतलब कि यूनिवर्स आपको जब कुछ कोई देना चाहता है तो इस तरीके से देता है। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। हाँ, काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बिकॉज लास्ट 2 दिन पहले हमने लास्ट में कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि इतनी। नहीं सुना हुआ राइट? और हाँ मतलब कौन ही बिलीव करता होगा इस हाँ स्टोरी पे तो मैं हाँ, बताती भी बिल्कुल। नहीं हूँ, ठीक है, मैंने मेहनत करी है और मैंने सब कुछ किया। मैं यही बताती हूँ कि हाँ, ठीक है, इस तरीके से आई। बट मैं मानती हूँ जब गॉड आपके ऊपर हाथ रख देता है, तो हम्म, कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्वियसली ये कभी इर्रेस्पेक्टिव ना ऑफ कभी जेंडर। किसी ना किसी मेहनत की ही रिजल्ट्स हैं जो इस तरीके से मिलते हैं। बिल्कुल। होपफुली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे ही आप जापान पहुंची, वहाँ का कल्चर और वहाँ के लोग आपको कैसा लगा, मतलब क्या एक्सपीरियंस आया? बहुत ही अलग है इंडिया से कंपेयर करूँ तो मतलब मुझे शुरू-शुरू में तो बिल्कुल अलग ही दुनिया लगी, इतने हम्बल ओके। लोग क्योंकि जैसा मैंने बताया कोई मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था प्रोफ़ेसर के साथ ना, तो जब कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था प्रोफ़ेसर के साथ कुछ नहीं पता और लोगों के तो प्रोफ़ेसर्स लेने आ जाते हैं एयरपोर्ट पे। ओके। यहाँ पे हर आपके ना क्या कहते हैं गार्डियन जो होते हैं वो यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स ही होते हैं क्योंकि आप अकेले आए होते हो, आपको कुछ पता नहीं होता। मेरा तो कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ था, मुझे ये भी नहीं पता था मेरा प्रोफ़ेसर कौन है। इंटरव्यू तो उसी ने लिया था पर इंटरव्यू में प्राइवेट कोई बात नहीं हो पाती ना, वो तो बस इंटरव्यू हाँ। हो गया। तो एयरपोर्ट पे मैं 5 बैग्स उठा के ओके। जापान आ गई। मुझे कुछ नहीं पता गाइडेंस मतलब वहाँ से कोई प्राइवेट मेल नहीं आया हुआ मुझे प्रोफ़ेसर का और मैं बस बैग से उठा के आ गई। तो अब समझ ना आए एयरपोर्ट पे मेरी जापानीज़ मतलब ठीक है एडवांस लेवल तो किया हुआ था, पर जापान में आके फर्स्ट टाइम मैं वो यूज़ कर रही थी, तो वो कॉन्फिडेंस और पर इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे क्योंकि चलो आती थी, समझ भी आती थी। तो रास्ते नहीं समझ आ रहे थे एयरपोर्ट पे। तो इतने अच्छे लोग हैं कि जो मेरे साथ फ्लाइट में आया, मेरे साथ जो बैठा हुआ था, उसने बोला कि जिस तरफ आपने जाना है, उस वही बुलेट ट्रेन मैंने पकड़नी है। तो वो मेरे साथ हामामात्सु तक आया, जहाँ मैं अभी रहती हूँ। उसको और आगे जाना होगा, तो मेरे साथ ही रहा, मेरा एक बैग उसने कैरी भी कर लिया और हामामात्सु पे मुझे बताया ये स्टेशन है। तो इतने हम्बल लोग, इतने काइंड लोग, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये रहा यहाँ पे आते ही। बाकी उसके बाद क्लीनलीनेस इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, साफ-सफाई और फर्स्ट रात होटल में जैसे मैं रुकी, उसके अगले दिन से मुझे डॉर्मिटरी मिलनी थी। तो जो फर्स्ट नाइट थी, अब इंडिया से आप आ रहे हो, आपको नहीं पता ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर और आप अकेले हो। आपका अभी प्रोफ़ेसर से भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी से भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। तो इस रोड पे भूख लगी रात को और यहाँ पर नॉन-वेज ही नॉन-वेज हर जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ढूँढना शुरू किया आस-पास इंडियन रेस्टोरेंट, तो मिल गया। अब मैं रोड क्रॉस करनी है, मुझे पता ही नहीं है रूल्स के बारे में। तो ऐसे ही दौड़ते हुए, जैसे हम इंडिया में क्रॉस करते हैं, वैसे कर रही थी मैं। तो एक इंडियन साउथ इंडियन था वो, उसने मेरा हाथ एकदम पकड़ा और मुझे साइड में किया, बोले, "यू आर इंडियन नो? यू आर राइट इंडियन नो?" मैंने कहा, "यस, आई एम इंडियन।" तो बोले सो कि जापान आते ही अगर आपको कंपेयर करना हो जो जापानीज लोगों का जो कल्चर है और जो इंडियन लोगों का कल्चर है,
सो वन वर्ड में आप कैसे मतलब डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि इंडियन लोग में अगर कोई इंडिया आता है तो उसे क्या दिखेगा और जो जापान जाता है उसे क्या दिखेगा? मतलब फॉर एग्जांपल एक जापानीज जब अगर इंडिया आता है तो उसके लिए क्या क्या होगा यहाँ पर? जापानीज इंडिया जाता है तो वही जैसे मैंने बताया, ट्रैफिक रूल्स का तो बहुत ही बड़ा शॉक लगेगा उसको। ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में ही एक गाड़ी का वो स्पेस रहता है, होता है। स्पेस होता है। और लाउड नहीं है जापान, काफी काम है। ओके साइड वाले रूम में भी आवाज ना जाए, इतना भी ध्यान रखते हैं। ओके ओके। हम्म ठीक है और आपकी। स्माइल स्माइल और पॉजिटिविटी के साथ मिलते हैं आपको जब भी मिलते हैं, ये मैंने फील किया है। इंडिया में आपने देखा है थोड़ा सा लोग, इंडिया नहीं बोलूंगी मैं, दिल्ली में से हूँ मैं, तो दिल्ली के बारे में ही बात करूंगी। काफी लोग ऑफेंड हो जाते हैं मेरे चैनल पे भी कि आपने इंडिया बोल दिया। मैं दिल्ली में ही रही हूँ तो मैं दिल्ली के बारे में ही बोलूंगी। बहुत जल्दी लोग इरिटेटेड फील करते हैं या एकदम लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा जैसे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था एक रोड पे, तो यहाँ से गाड़ी आ रही थी, नैरो रोड्स हैं इधर, यहाँ से गाड़ी आ रही थी, मैंने शेयर किया था शायद आपके साथ। तो 1 मिनट में मतलब जाम लगा, ये नहीं और गाड़ियां घुसाई जा रहे हैं। 1 मिनट में ही वो लेडी उतरी और उसने गोमेन ने सबको मतलब सॉरी सॉरी प्लीज आप थोड़ा थोड़ा पीछे ले लो, इतनी सी बात करी, सबने पीछे भी ले ली गाड़ी, 1 मिनट में जाम क्लियर हो गया। तो मतलब जहां पर लड़ाई की जरूरत नहीं है वहां नहीं करते हैं, बहुत मतलब जरूरत भी हो तो भी नहीं करते हैं। बहुत ही काम लोग हैं और हमेशा पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ, बहुत हम्बल, बहुत काइंड लोग हैं। सो नेक्स्ट आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की जर्नी पर। हम्म सो यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग कैसे थी? मतलब जैसे इंडिया में तो हमने देखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर होता है, बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। सो वहाँ पे हम्म। क्या हालात है? वहाँ पे कुछ डिफरेंट था? सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जापान में कोई भी चीज़ होती है, चाहे आपका इंटरव्यू है, आपका यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर है, कुछ भी है, ये लोग हमारी तरह बिल्कुल कल कोई चीज़ है आज सोच रहे हैं ऐसा नहीं सोचते। ओके। मतलब 6-6 महीने 7-7 महीने पहले के इनके शेड्यूल्स फिक्स होते हैं और पेपर पे होते हैं, ओरली नहीं। तो बहुत ही सही प्लानिंग होती है हर चीज़ के लिए इनके पास डॉक्यूमेंट, क्योंकि जापानीज की एक प्रॉब्लम है कि उन्हें गलत होना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो एक एक चीज़ को 10 बार पहले ही कंफर्म करके रखते हैं ताकि कुछ गलती ना हो उनसे। तो यूनिवर्सिटी में भी 3-4 महीने पहले से ही आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, क्या करना है, सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो इधर। और उसके बाद यहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट है सीखने के लिए बहुत कुछ। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो इंडिया में नहीं सीखा होगा वो शायद मैंने इन 2 सालों में सीखा, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्रीडम देते हैं कि जो मर्जी करो, पैसों की कमी है नहीं जापान के पास, तो अपने स्टूडेंट्स पे लगाते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक्स चला रहे हो, आपको पता होगा कि जो छोटी छोटी सेमीकंडक्टर्स में, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जैसे क्या कहते हैं उसको, किट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई जैसे, हाँ। रास्पबेरी पाई तो वो मुझे, मैंने इंडिया में कभी अपने कॉलेज के समय मैंने देखी ही नहीं थी कि क्या होती है, बस पढ़ा था उस पे। और यहाँ पर हर एक बच्चे को उन्होंने ऐसी गिफ्ट की थी, वो तो एज अ टॉय गिफ्ट की थी। तो सीखने के लिए आप इसको खोलो तोड़ो जो मर्जी करो। तो बेसिक तो आपका यहीं से स्टार्ट होता है। मास्टर्स में मुझे मिली, सोचो बच्चों को बैचलर्स में मिली हुई थी वो। और इसके अलावा कंप्यूटर्स अपने अपने दिए हुए थे प्रोफेसर ने कि इस पे रिसर्च करो जो मर्जी करो। हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत था। तो जब आपके सर पे बोझ नहीं होता कि आपको इतने नंबर लाने हैं, इतने टेस्ट पास करने हैं, टेस्ट ज़्यादा थे नहीं, ज़्यादा क्या मतलब रिपोर्ट ही सबमिट करनी होती है। तो इंडिया में होता है ना, सीखने का टाइम ही कहाँ होता है, हम तो सब्जेक्ट्स ही पढ़ते रह जाते हैं, हमें नंबर लाने हैं नंबर लाने हैं। सीखने को कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप सीखो जो मर्जी करो, रिसर्च करो अपना। मास्टर्स में तो रिसर्च ही की थी, तो मैटलैब भी सीख ली। फिर कुछ है नहीं करने को पूरा दिन बैठने से अच्छा है, तो सोचा चलो HTML भी साथ साथ पढ़ ली। फिर प्रोफेसर ने बोला कि कुछ सीखना चाहो, बुक्स चाहिए तो मैं मंगवा दूंगा। तो प्रोफेसर ने बुक्स मंगवा दी। तो जब पूरे 24 घंटे हैं आपके पास और आपको खुद को ही शर्म आती है कि हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ नया सीखते हैं। तो फिर ऐसे मुझे टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों में भी इंटरेस्ट आने लग गया। जब जैसे मैंने बताया इंडिया में मुझे नहीं था, मुझे लगता था कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब हो जाए, दैट्स इट।
पर यहाँ पर डेवलपर हूँ मैं, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करती हूँ, तो वो जापान की वजह से है। अगर इंडिया में होती तो शायद कभी मेरा मूड ऐसे नहीं बनता मैं इससे रिलेटेड जॉब करूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी आपने बताया जो यूनिवर्सिटी कल्चर है जापान में, उसमें सीखने पे ज्यादा मोटिव, सीखने पे मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और सिर्फ अगर एकेडमिक्स नहीं, मॉरली भी। ओके, मॉरली भी कभी हमारे वहाँ पे झाड़ू पोछे वाली नहीं लगी हुई थी। हम हर फ्राइडे को खुद ही क्लास में झाड़ू पोछे, और लैब में हमारी जो लेबोरेटरी होती है, मास्टर्स में बेसिकली लेबोरेटरी होती है। इंडिया में जैसे क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे लैब्स होते हैं, एक प्रोफेसर की लैब, तो उसमें 15-16 बच्चे होते हैं, प्रोफेसर ही हमारा गार्डियन होता है, तो वो लैब ही हमारा सेकेंड होम हो जाता है। तो वहाँ पे हम हर फ्राइडे को झाड़ू पोछे, अपनी वायर्स जितनी भी हैं वो ठीक करना, कुछ टूटा फूटा है तो खुद ही ठीक करना उसको। तो इस तरीके से मॉरली भी आपको पोछा आप मारते हो, जैसे आपने गुरुद्वारों में देखा होगा कि शूज को साफ कर रहे होते हैं, उसका मोटिव ये है कि आप के सर में वो घमंड ना चढ़ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये मॉरल्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। और यूनिवर्सिटी नहीं, अभी मैं जिस मतलब कंपनी में हूँ, जॉब कर रही हूँ अभी मैं, तो जॉब में भी हर फ्राइडे सूट बूट पहने हुए, चाहे हेड हो चाहे कोई भी हो, झाड़ू पोछे हम हर फ्राइडे करते हैं इधर। हाँ ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब यहाँ पे लोगों को लगता है ये काम नीचा है या लोग करना नहीं हाँ, चाहते, डिफरेंशिएट करते हैं, बट ये काफी अच्छा करते हैं। अगर कोई इक्वालिटी है। हाँ जी, अगर कोई यंग इंडियन यहाँ पे इंडिया में ही रहकर उस लेवल की स्टडीज करना चाहता है या उस लेवल को अचीव करना चाहता है जो जापान में यूनिवर्सिटी में है, तो उसको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, सीखने के बारे में बात कर रहे हैं कि पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई यानी एकेडमिक्स जो रट के हम पास होते हैं, तो वो हम्म। इंडिया का काफ़ी टफ है। मतलब इंडिया की पढ़ाई मुझे लगता है काफ़ी टफ है, जापान की इतनी टफ नहीं है। क्योंकि रिपोर्ट लिखना एक पेज की कि आपको क्लास में कैसा लगा और आपको नंबर मिल जाएंगे, वो कुछ भी नहीं है। और इंडिया में हम बहुत पढ़ते हैं, हम बुक्स की बुक्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली पढ़ी हुई चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं होती। तो इंडिया में जो पढ़ाई की हुई थी वो काफ़ी काम आई इधर, पहली बात ये। और सीखने के बारे में बात करें, तो सीखने की आदत अगर इंडिया में डाल लें तो जापान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो एक मॉरल्स बिल्ड करने की बात मैंने बताई, एकेडमिक्स की बता दी, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ध्यान होता है। मतलब आप पे प्रेशर नहीं है कि आपको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो आप यूनिवर्सिटी बैचलर्स में ही कुछ भी साथ में करते हो, जूडो कर लिया, स्विमिंग जॉइन कर ली, जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्लब्स होते हैं, क्लब कल्चर जापान में बहुत होता है, यानी कि टेनिस क्लब, स्विमिंग क्लब। तो मतलब हुई खत्म, आपका कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद आप 2 घंटे अपने क्लब में जाते हो। तो हर एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी में किसी न जैसे ही आपने बताया अच्छा टाइम बीता आपका, उसके बाद आपकी जो जॉब है अभी, जो करंटली एक अच्छी कंपनी में जॉब है, उसके लिए क्या प्रोसेस हुआ? जैसे इंडिया में ये प्रोसेस काफ़ी एक तरीके से कॉम्पिटिटिव होता है कि 5 कंपनियां आनी है, 200 बच्चे हैं और उनको एक दूसरे से ही फाइट करनी पड़ती है। और कंपनीज के भी लेवल ऐसे होते हैं कि वो जैसे टेक कंपनीज आ रही हैं बट टेक जॉब्स नहीं है, और जॉब्स किसी और चीज़ की हैं। तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था जॉब्स के रिलेटेड? जॉब्स की ओवरऑल बात की जाए, तो इंडिया में डेटा के हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा था कि 1:5 का कुछ रेशो है, शायद मुझे याद नहीं, मतलब कि 5 बच्चे हैं तो एक जॉब है, कुछ ऐसा, या 1:10 कुछ ऐसा रेशो है। पर जापान में 2.5 का रेशो है उल्टा, यानी कि जॉब्स 2.5 हैं और बच्चा एक है। मतलब कि एक बच्चे के पास रेशो के हिसाब से 2 से ऊपर जॉब्स हैं। तो जॉब्स अवेलेबिलिटी इधर ज़्यादा है। पर कोई भी कंट्री हो, टैलेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सब जो आपका टैलेंट है उसी बेसिस पे मिलती है। तो जॉब्स की प्रॉब्लम इधर नहीं है, पर आप उसे ले पाते हो या नहीं वो तो बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता ही है, कोई भी हो वो तो ओके। मेरे केस में आई वाज़ ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे ढूँढनी नहीं पड़ी, मैंने इंटर्नशिप की थी उस कंपनी में। तो उन्होंने आगे से ही मुझे ऑफ़र कर दिया था, क्योंकि इंडिया के साथ उनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। तो मैं फर्स्ट इंडियन थी बाय द वे आईटी में जिसने जॉइन किया था।
तो अभी उनको रूल्स भी समझ नहीं आते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जापानीज ही हायर किए थे आईटी में, जापान की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। आईआईटी वगैरह से शायद वो करते हैं डायरेक्टली हैदराबाद से, बट जापान से जो उन्होंने लिया था आईटी में, वो फर्स्ट मेरा प्लेस था। तो उन्हें काफ़ी रूल्स भी समझ नहीं आते हैं, अभी भी वो देखते रहते हैं। और आगे अब हम हेल्प करते हैं कि कोई और इंडियन जॉइन करे तो उसकी हेल्प हो पाए, या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेते हैं। As learning teaching style is different than that in India, did you face any challenges initially? इनिशियली तो चैलेंज यही था सबसे बड़ा कि पुश लेने की हमें आदत है इंडिया में, कि कोई पुश करता है हमें तो हम कोई उस हिसाब धक्का से मारेगा। तो ही हम पढ़ाई उस तरीके से ही करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एकदम छोड़ दिया, जैसे जाओ, तुम्हें स्विमिंग आती हो ना आती हो, नदी में कूद जाओ। तो प्रोफेसर ने बोला कि मुझे ये इस तरीके से आप करके दोगे, बहुत अच्छे से समझाया उसने, ऐसे ऐसे करोगे और आपने मुझे ये करके देना है, रिसर्च प्लान वगैरह उसने बता दिया। अब मुझे दिमाग में ये नहीं था कि क्या करना है, मुझे था कैसे करना है, मतलब क्या करूँ मैं? टूल्स कभी सीखे नहीं, कभी इंटरेस्ट लिया नहीं था इंडिया में इतना, मतलब वैसे आती थी सी प्लस प्लस वगैरह, कॉपी बुक पेंसिल स्टाइल में आती थी, पर प्रैक्टिकली नहीं आती थी। तो प्रोफेसर को यहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकली ही होती है। तो वही चैलेंज था कि सी प्लस प्लस तो भरी हुई है दिमाग में, 96 97 नंबर 100 में से आ गए थे, पर अगर कोई मुझे बोले कि कंप्यूटर पे सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस क्या होता है, मतलब ऐसी हालत थी। तो मतलब सी प्लस प्लस कर सकते हैं, बट उससे क्या, वो उसका फ़ायदा क्या है, प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं पता था। तो वो थोड़ा-सा चैलेंज था, पर धीरे-धीरे उन्होंने, मुझे पता ही नहीं था वो छोटे-छोटे सेमीकंडक्टर सामने रखे हुए इतने सारे, मैंने, पर मुझे ये लगता है कि जैसे स्पून फीडिंग होती है यहाँ पर, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपके आस-पास के जो लोग हैं, मतलब आपके जो लैबमेट्स हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। और इनिशियली मेरी तो इतनी चैलेंज नहीं था, पर अगर आप जैसे सोच रहे हैं जापान आने का, तो जापानीज़ लैंग्वेज आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही है, तो आपको कोई सिखाना भी कुछ चाहेगा तो कैसे सिखाएगा? तो जापान में लैंग्वेज का सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है। सो जापान में जैसे आपने मेंशन किया आपको रहते हुए 3.5 साल हो चुके हैं। सो व्हाट डू यू मिस अबाउट इंडिया? मतलब जापान आने के बाद इंडिया का कैसा लगता है कि इंडिया वापस कैसे आना है? क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में वापस कैसे आना है? मतलब वापस कब आना है? हाँ, हाँ, मतलब पहले तो इंडिया के बारे में आपने मिस क्या किया इन 3.5 सालों में? इंडियन फूड, ओके। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना जापान में इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। पर अगर आप कुकिंग कर लेते हो, मुझे टाइम नहीं लगता, मैं 10-15 मिनट में रोटियां फटाफट बना लेती हूँ, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, सुबह उठ के भी, और तीनों टाइम बना लेती हूँ। पर अगर वैसे यहाँ पर आते हैं तो फूड की तो प्रॉब्लम है, अगर आप वेजिटेरियन हो। तो शुरू में हुई थी मुझे प्रॉब्लम, इनिशियली मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, पर अब हैबिट बना ली है। तो इंडियन फूड को बट स्टिल आई मिस। इसके अलावा तो कुछ खास, फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली को मिस करती हूँ। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जब आपने यूट्यूब की स्टार्टिंग की थी, तो यूट्यूब में आपने मतलब आपका जैसे मोटिव था कि हमें ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, तो आपने क्या क्या टूल्स यूज किए थे? मतलब वीडियो शूटिंग कैसे की थी, एडिटिंग कैसे की थी, मतलब बेसिक चीजें कैसे की? जब स्टार्ट किया तो ऐसा सच कुछ नॉलेज नहीं थी बहुत ज़्यादा कि यूट्यूब से कमाई भी होती है, पहले तो यही नहीं पता था। बस इतना पता था कि, मतलब सुना था, पर ऐसा कोई मोटिव नहीं था। तो बस ये पता था कि जब मैं आई थी तो मुझे ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो बस उसके बारे में शेयर कर सकें, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, और बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो बस क्या, अपना फ़ोन का कैमरा से ही उठाया, फ़ोन उठाया और उसी से ही शुरू की वीडियो। अभी तक भी, मतलब अभी लिया है वैसे मैंने कैमरा, अभी मुझे 1 मंथ 2 मंथ्स हुए हैं। तो उससे पहले तक फ़ोन से ही बनाती थी। और एडिटिंग के लिए एक फ्रेंड के पास सॉफ्टवेयर पड़ा था,
तो उसने मुझे वो दे दिया था, तो मैंने वो भी नहीं खरीदा था। ओके, सो इनिशियल स्टेजेस में जब आपकी वीडियो पे मतलब उतने लाइक व्यूज नहीं आते थे, मतलब स्टार्टिंग में हम्म तो किसी की भी सब्सक्रिप्शन और ये सब नहीं होता है, हम्म तो उस पॉइंट हम्म ऑफ टाइम में आपने कैसे ऐसे कोशिश की कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे? मैंने वैसे कोशिश नहीं की। लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो जुड़ते ही हैं, ये मुझे पता चला। हम्म। तो पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही थी, फिर मुझे पता चला कि लोगों को जापानीज सीखने में भी इंटरेस्ट है, हिंदी में। इंग्लिश में तो बहुत अवेलेबल हैं वीडियोस, बट जापानीज को हिंदी में सीखने में, क्योंकि जापानीज और हिंदी बिल्कुल सेम है। जैसे कहते हैं मैं आस्था हूँ, इंग्लिश में हम उल्टा कहते हैं, आई एम आस्था, मैं हूँ आस्था, आस्था पीछे आता है। तो हिंदी और जापानीज बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ग्रामर भी उसकी। तो हिंदी से सीखना मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान है जापानीज को, बजाय कि इंग्लिश से सीखा जाए। तो जब मैंने ऐसे ही 2 4 5 वीडियोस बना दी जापानीज से रिलेटेड, मतलब सिखाने से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, तो फिर उस पे व्यूज आने लगे। और एक वीडियो मैंने बनाई थी साउंड्स इन जापानीज, तो वो मैंने मतलब ऐसे बनाई है, आप देखोगे तो पूरी पीछे काला, और मेरी ना आवाज ठीक है ना माइक यूज किया है उसमें। और अभी उस पे आई थिंक 500 के कुछ व्यूज होने वाले हैं, 5 लाख व्यूज होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि मतलब शायद उससे पहले कोई ऐसी वीडियो थी नहीं, या क्या मतलब इंटरेस्ट किया लोगों को। तो बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनाई है, मुझे पता है उसमें वीडियोग्राफी ऑडियो बिल्कुल बेकार है, पर शायद कंटेंट उसका अच्छा था या लोगों को इंटरेस्ट था। तो कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा समझ आया यूट्यूब पे। ओके, सो यूट्यूब से आते हैं फिर से वापस जापान पे, कि जैसे जापान में और इंडिया में अगर हम वुमेन सेफ्टी की बात करें, तो हम्म जापान का कल्चर कैसे डिफरेंट है? मतलब इंडिया में जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है, हम्म। जापान में क्या अलग प्रॉब्लम्स हैं? कैसी सिचुएशन वहाँ पे? यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि लड़की की सेफ्टी या लड़के की सेफ, बॉय गर्ल में तो पहली बार डिफरेंस है ही नहीं। क्राइम है तो सबके लिए है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। दूसरा, क्राइम रेट यहाँ पे मुझे लगता है शायद वर्ल्ड में ही सबसे कम होगा मेरे हिसाब से। वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज बोला जाता है जापान को। तो यहाँ पे रात को निकल जाओ 12 1 बजे 2 बजे, कितने मर्जी बजे निकल जाओ, यहाँ पे सच मुझे कोई, मैंने एक केस सुना था कि कुछ लड़कों ने एक गर्ल को किडनैप किया और लेके कहीं जा रहे थे, इतनी ही देर में, सिर्फ 5 मिनट्स में, वो भी उसके नोन थे कोई, तो सिर्फ 5 मिनट्स में मतलब पुलिस उनके पीछे लग गई थी और उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली, जिन्होंने किडनैप किया था। तो मतलब उनको इतना डर है लॉ का कि अगर अब हम पकड़े गए और पुलिस हमारे पीछे लग गई है तो हमारी क्या ही हालत होगी, इस गर्ल के साथ हम क्या ही करें, हमारी क्या हालत होगी। तो उन्होंने कार में ही किडनैप किए हुए ही अपने आप को ही गोली मार ली थी, सुसाइड ही कर लिया था उन्होंने। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? जैसे मतलब इंडिया में तो हमने देखा है कोई डरता नहीं है, इवन इंसिडेंट हर रोज ही होते हैं, दिन के टाइम भी होते हैं। तो इसका मेन हम्म। रीजन क्या है कि जापानीज में, जापान में ऐसा क्या है अलग? लॉज के बारे में तो सभी बोलते हैं कि लॉ अच्छा है, ऑर्डर अच्छा है, इसलिए लोग डरे रहते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई पूछे तो बचपन से ही जो मॉरल्स की बिल्डिंग है, जो बच्चों के अंदर, बच्चों से ही मतलब रिस्पेक्ट और दूसरों के लिए सोचना सिखा दिया जाता है, उस वजह से क्राइम होता ही नहीं है। ये नहीं है कि वो डरते हैं। तो अगर आप यहाँ पे, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास के यहाँ जापानीज मेरे फ्रेंड्स हैं, या उन्हें आप बोलोगे भी कि कोई तुम पे केस नहीं होगा, तुम किसी को भी मारो, कुछ जो मर्जी करो, वो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप बचपन में जो आप सीख लेते हो चीजें, वो इट गोज अ लॉन्ग वे, आई फील। तो मॉरल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने रियलाइज किया है यहाँ पे इंडिया में, जो थोड़ा सा हम लैक कर रहे हैं, थोड़ा ओके। सा नहीं, काफी लैक कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से एक कम्युनिटी कम्युनिटी का एज अ इशू है। सोसाइटी वी हैव टू डू समथिंग, एज अ सोसाइटी, दैट्स व्हाट आई फील। हम्म। हम गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते हैं इसके लिए। हम हाँ बिल्कुल। मतलब मैं ये नहीं कहती कि अपने नेबर्स में जाके आप हम्म। एजुकेशन दो या अवेयर करो लोगों को, मैं कहती हूँ अपनी घर के अंदर से आप शुरू कर सकते हो। मतलब कि आप
पेरेंट्स कितने कंसर्न्ड होते हैं, मेरे पेरेंट्स कितना मुझे कहते थे रात को बाहर मत निकलो, वापस घर पे बैठो। यही सेम सवाल हम अगर बॉयज से पूछने लग जाएं अपने, तो मुझे लगता है सोसाइटी काफी हद तक चेंज हो सकती है, काफी हद तक। पेरेंट्स को पता ही नहीं है, इतने एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उन्हें पता ही नहीं है उनके बॉय मतलब बेटे जो हैं बाहर क्या कर रहे हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है। तो एज अ सोसाइटी हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। दूसरा, यहाँ पर हर बंदा अपने काम करता है, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, जहाँ पे सोचे यहाँ पे जेंडर रोल नहीं है कि किचन बिलोंग्स टू विमेन, लॉन्ड्री बिलोंग्स टू वुमेन, बाकी बाहर के लड़के काम करेंगे, तो ऐसा डिफरेंशिएशन भी नहीं है, सारा कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो इंडिया में पहले ही हम बता दे रहे हैं कि इन्फीरियॉरिटी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को हम पहले ही कह रहे हैं घर के काम तुम संभाल लो, बाहर के हमारा बेटा कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम भर देते हैं पहले ही बच्चों में, तो उन्हें पता है, बॉयज को पता है हम सुपीरियर हैं, तो हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो ये सीखने वाली चीज़ है जापान से क्या मुझे लगता है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सीखने वाली चीज़ है। ओके, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंसिडेंट्स हैं उसमें जैसे आपने कहा सोसाइटी का बहुत ही बड़ा रोल है। सोसाइटी कई बार इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, बट बचपन से ही अगर चीज़ें सिखाई जाए तो शायद से ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। सो हम एंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आया है कि जापानीज लिव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, सो आपने भी कोई हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स अडॉप्ट की हैं अभी? हाँ, एक हैबिट मैं बता सकती हूँ। वैसे तो मैंने जापानीज फूड मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रैंकली, मैं इंडियन फूड ही खाती हूँ यहाँ पे। पर एक चीज़, शुरू में जब मैं आई थी तो ग्रीन टी मुझे बहुत गंदी लगती थी, बहुत ही उसका गंदा बिटर टेस्ट लगता था। बट अब धीरे 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 3 सालों में मुझे आदत हो गई है उसकी, और वो अच्छी चीज़ है। मतलब आप पानी पीते हुए नहीं देखेंगे जापानीज को, उनके हाथ में हमेशा बॉटल्स ग्रीन टी की रहेंगी। यहाँ पर ग्रीन टी की बॉटल्स ऐसे बिकती हैं जैसे हमारे इंडिया में कोका कोला बिकती है। तो कोका कोला और जापान में कार्बोनेटेड जिस ड्रिंक। स्टेट में है जहाँ पे आप काम कर रही हैं, आप अपना फ्यूचर किस तरीके से देख रहे हैं कि फ्यूचर गोल्स आपके क्या होंगे, कैसे आपको आगे बढ़ना है? अभी तो जॉब लगी है, 1 साल हुआ है, तो अभी सीख रही हूँ काम, और जॉब करनी है, अभी सीखना है काम। पर फ्यूचर में मैं सोचती हूँ कि इंडिया वापस चली जाऊँ, और ऐसा सोचती हूँ कि मतलब ऐसा कुछ कर पाऊँ जो कि सोसाइटी के लिए हो, अपने लिए भी हो, अर्निंग भी हो, सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाएँ। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं सोचती हूँ कि इंडिया में कुछ कर सकें तो, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने देखा तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि प्लास्टिक अलग फेंकते हैं, और स्टील अलग, कैन्स अलग, और रैपर्स अलग, और जो क्या कहते हैं बर्नेबल गार्बेज वो अलग। तो उसे कैसे रिसाइकिल करते हैं और कैसे अपनी सिटी को क्लीन रखते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस इंडिया में फैलाई जा सके, तो ऐसा मैं सोचती हूँ। ओके, हाँ, इंडिया में काफी बड़ी प्रॉब्लम है ये कितना कमा लेते हो? प्लास्टिक दीदी। जैसे मैंने बताया, यूट्यूब से ऐसा कमाई का तो ऐसा कुछ था नहीं, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये डिपेंड करता है किस कंट्री में है आपकी व्यूअरशिप। तो अगर यूएस में है या जापान में है तो एक व्यू का 3 गुना हो जाता है, और इंडिया में कोई देख रहा है तो वो काफ़ी कम है, मिनिमल है। तो मेरी वीडियोस तो ज़्यादातर हिंदी में होती हैं, तो इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा है, तो एज सच कोई इतना नहीं है कि आप उससे अपना लिविंग अपना मैनेज कर सकते हो। पर अगर मिलियंस में हो जाते हैं जैसे व्यूज़, तो अच्छा खासा मतलब आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। ओके, सो एज अ करियर अगर देखते हो, यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि एक कोई ऐसा मैसेज जो आप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है या फिर फ्यूचर में यूट्यूब पे इससे दिखेगा, उसको मैसेज देना चाहते हो कि ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, कि कभी क्या सोचा था, क्या हो गया, कैसे आगे बढ़ना है, so एक कोई मैसेज आप देखना चाहो? पहले तो मैं जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही बोलना चाहूँगी। सचेत का मतलब है अलर्टनेस, और
विमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, आप विमेन सेफ्टी के लिए काम कर रहे हो, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ सेफ्टी नहीं है उसमें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं, जो हमें करनी चाहिए। जैसे कि मेडिटेशन, वर्कआउट, डांस डांस करते हैं हम, हमें पता भी नहीं चलती हैं ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें कितना कॉन्फिडेंस देती हैं और बूस्ट करती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अलर्टनेस, सचेत रहने के लिए भी अलर्टनेस, माइंडफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें डेली लाइफ में करना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक आप अपनी अवेयरनेस रेज़ कर सकते हो। उसके बाद जानना कि आपको किस चीज़ में पीस मिल रहा है। तो वो जितनी जल्दी हम समझ लें कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, जो हमें चीज़ इंटरेस्ट करती है, वही हमारा करियर बन जाए, तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। और थर्ड चीज़ कि आप कुछ भी स्टार्ट करें, उसे बीच में ना छोड़ें। चाहे वो एक एक्सेल ही क्यों ना हो, एक्सेल सीखने जितना या एमएस ऑफिस सीखने जितना ही क्यों ना चीज़ हो। हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया में लोग शुरू करते हैं कोई चीज़, बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर कुछ नया स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ बीच में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी जॉब हमें मिल नहीं पाती है किसी भी चीज़ की, हम किसी भी एक चीज़ में प्रोफिशिएंट हुए ही नहीं। तो कई बार ऐसा लगता है जापानीज़ भी स्टार्ट करते हैं तो एक बिगिनिंग लेवल हो गया, बस जॉब मिल जाए फटाफट, वो कैसे मिलेगी? और बहुत लोग हैं लाइन में जो प्रोफिशिएंट हैं। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, गिव अप ना करें, उसे पूरा करें, कोई भी चीज़ स्टार्ट करें। ये मैं सोचती हूँ। काफी काफी इम्पोर्टेंट ये 3 लेसन्स हैं सबके लिए। और वेट करते हैं कुछ देर, शायद से व्यूअर्स तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। सो काफी काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा और काफी कुछ सीखने को मिला इसमें। सो एक चीज़ अगर मुझे आप थोड़ा सा टाइम और दे तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस की बात आप कर रहे थे, तो विमेन से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो आउटसाइड हमारे घरों के बाहर तो चैलेंजेस हैं ही, जैसे कि ट्यूशन से निकले, किसी ने ईव टीज कर दिया, किसी ने छेड़ दिया, कॉलेज में किसी ने परेशान किया। तो जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं वो तो है ही कि उनके लिए तो फन है बॉयज़ के लिए, और किसी गर्ल के लिए वो लाइफ टाइम ट्रॉमा हो सकता है, हम समझते नहीं हैं उस चीज़ को। तो आउटसाइड चैलेंजेस तो हैं ही, पर गर्ल्स के लिए मैंने ये फ़ील किया है कि घरों में ही चैलेंज स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों के लिए। मतलब कि हम अपने घरों में ही ऐसा सोचते हैं कि जैसे मतलब मैं अगर अपनी फैमिली की थोड़ी-सी बैकग्राउंड की बात करूँ, तो मैं ऐसी फैमिली से नहीं आती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में लड़कियों को एजुकेटेड गर्ल्स देखी हों। तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। तो जब आपकी कोई इंस्पिरेशन ऐसी नहीं होती है, तो आप भी सोचते हो कि हम भी सोसाइटी में इंफीरियर हैं, और बॉयज़ का ही काम है बाहर जाके कमाने का, और प्रिविलेज वही हम उन्हें ही फ़ील करते हैं। तो बाहर के चैलेंजेस से पहले मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम अपनी फैमिली में अगर वुमेन को एम्पावर कर पाएँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक तो जो जैसा हम देखते आए हैं, बट आई वाज़ क्वाइट लकी, मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत अलग थे। माय मदर वाज़ क्वाइट प्रोग्रेसिव, माय फादर, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लड़की है तो क्या पढ़ाना, ऑल्दो रिलेटिव्स यूज्ड टू थिंक दैट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। और आप क्या कर सकते हो कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, अब हम हो गए हैं 25-26 साल के हो गए हैं, और अब आगे आपके बच्चे होंगे, तो अपनी जनरेशन को आप क्या दे सकते हो कि उनमें वो फ़र्क ना करें कि तू लड़की है तो तेरा काम इतना है और वो लड़का है तो उसका काम इतना है। बिल्कुल बैलेंस रखें, और लड़कियाँ जो भी करना चाहती हैं उन्हें वो एटमॉस्फेयर दें। तो एज़ अ सोसाइटी हम अपने घर से शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फ़ील। काफी काफी अच्छा मैसेज है ये। और डेफिनेटली आप ये वीडियो अपने जो रिलेटिव्स है जिन्होंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, उनको भेज सकती हैं। नहीं, ऐसे यूट्यूब। उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने एक्चुअली यही सब देखा। हमारे घर में 21-22 में गर्ल्स की शादी कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक टर्म होता है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE।
तो गर्ल्स आर लाइक इक्विटी फॉर देम, कि लड़कियों को अगर पढ़ा भी दिया, वो कमा भी लेंगी, तो रिटर्न कितना है? कुछ भी नहीं, शादी हो जाएगी, वो वही होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करना है पढ़ा के, क्या करना है बीटेक करा के? बट आई वॉज क्वाइट लकी, पापा ने लोन लिया बीटेक के लिए, जैसे भी, मतलब मैं जो करना चाहती थी मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बट मे बी नॉट एवरी वन इज दैट लकी इन इंडिया। तो हम एज अ सोसाइटी अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, गर्ल्स को स्पेशली। यही एक चेंज होगा, बाकियों को हम कर पाए ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा मतलब मोटिव भी है इस चैनल को चलाने का, कि वो आप जैसे लोगों को देख सके एंड एटलीस्ट सीख सकें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। यस। एंड मतलब जैसे आपने बताया कि मिरेकल्स टाइम टू टाइम होते हैं, भगवान के लोग आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, बस गिव अप नहीं करना है। गॉड में फेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% इज हार्ड वर्क, 80% इज ब्लेसिंग्स, कंप्लीट ब्लेसिंग्स आई फील। बिल्कुल। सो और कोई क्वेश्चंस तो है नहीं, सो इसी नोट पे हम लोग अब एंड कर सकते हैं इसे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। सौरभ, और आप जो कर रहे हैं और आपने सोचा, सबसे अच्छी बात है कि बॉय होके सोचा आपने, कि आपके स्टार्टअप ने ये सोचा कि मतलब बॉयज को आगे आना कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी दिखाता है ये चीज़, कि आप क्या हमारी लाइफ में चेंज कर सकते हैं एज अ बॉय। हम सोचते हैं कि सिर्फ गर्ल्स की ही ड्यूटी है, ऐसे रहना है वैसे रहना है, बट आप हेल्प कर रहे हैं। आप आजकल तो डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो डिजिटली आप हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप इस ऐप से काफ़ी गर्ल्स को हेल्प मिलेगी, और मैं भी आगे लोगों को बताऊंगी कि आपने ऐसी ऐप बनाई है, तो जो इंडिया में है वो तो ज़रूर डाउनलोड करें इसे और यूज़ करें। बिल्कुल। हाँ, हमारी भी मतलब मेरी और निखिल की इंस्पिरेशन थी कि जैसे आपको याद होगा कि इंसिडेंट हुआ था 2013 जब हम कॉलेज में ही थे, 2012 में निर्भया वाला। 12 में। हाँ जी, उसके बाद ये रीसेंट इंसिडेंट हुआ था हैदराबाद वाला। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके पास कोई भी ऐसा टूल होता जिससे हेल्प आ सकती, कुछ भी ऐसा होता छोटा से छोटा, तो ये इंसिडेंट्स नहीं हुआ करते। और पूरी गलती एक्चुअली टूल्स होने या ना होने से भी नहीं होता, कम्युनिटी की दिक्कत है हमारे यहाँ, कि कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, या कम्युनिटी कभी कभी इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है। बट हमारी कोशिश है कि अगर हमारे इस इनिशिएटिव से अगर हम कुछ लोगों तक ही मतलब हेल्प पहुंचा पाए, हमारा ट्राई तो है कि हम सब तक हेल्प पहुंचा पाए, बट अगर हमारी वजह से इंसिडेंट रुकते हैं, कम्युनिटी को हम टीच कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, तो दैट विल बी मतलब हमारा जो भी एफर्ट है वो काम पूरा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। बट बाकी हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही, पर आगे लॉ एंड ऑर्डर और उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है। हम ऐप से सिर्फ इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि रिलेटिव्स तक पहुंच जाए, जो भी इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाए। बाकी तो आगे फिर गॉड को जो अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल, हमारा मतलब वही मोटिव है कि जिस दिन कम्युनिटी के पास पावर आ गई, उस दिन लॉ भी उनके आगे झुक जाएगा। उस दिन सारे ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो खुद ही कम्युनिटी ही उनको एक्चुअली टीच कर सकती है कि ये नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए, और उनकी प्रोडक्शन ही एक तरीके से रुक जाएगी। सो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से आपसे बात करके, और हमारी टीम काफ़ी खुश है, मतलब ये टाइप का इनिशिएटिव आपको देखकर, आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच। कि मैं फर्स्ट आपके हाँ, चैनल पे फर्स्ट हूँ। फर्स्ट हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ और क्वेश्चंस होते हैं तो हम दोबारा गूगल मीट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, या आगे जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं तो हम दोबारा बात कर सकते हैं। हाँ, आस्था का मतलब जो जापानीज हैक चैनल है आस्था मैम का, आस्था सान का, वो उसका लिंक नीचे ही हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में होगा, और आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी हमारी अभी बातें हुई जापान को लेकर और जापानीज कल्चर को लेकर, उसको बहुत ही डेप्थ में दिखाया गया उस चैनल पे, और काफ़ी काफ़ी आप सीख सकते हैं जापान के बारे में उस चैनल से। सो थैंक यू। so nice talking to you, and Same here. from Elecbits and team,
We hope we can continue this. Yeah, sure.